दोस्तों नमस्कार। जनता ने हमें चुना है तो हम इस देश के जजों की भी नियुक्ति कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी ही है जनता को लेकर। इसमें जज अपने तौर पर ना समझें कि उनकी नियुक्ति पुराने तौर तरीकों से होगी। जनता ने हमें चुना है तो इस देश के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हम ही करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है उस लोकतंत्र को जिंदा रखना जिस लोकतंत्र के आश्रय जनता ने हमें चुना है। हम जो भी नीतियां लेकर आते हैं, जनता ने हमें चुना है, इसीलिए उन नीतियों पर फैसला तो 5 बरस के बाद चुनाव के वक्त जनता खुद कर देगी। अगर सब कुछ गलत होगा तो जनता हमें हटा देगी। तब तक तो आप यानी उस समय तक आप हमसे कोई सवाल ना करें। और यही प्रक्रिया अगर बढ़ते बढ़ते इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ती चली जाए, इस देश की स्वायत्त संस्थाओं से जुड़ती चली जाए, तो कोई भी सवाल इस देश में कर नहीं सकता है, क्योंकि सवाल करने के लिए आपको जनता ने चुना नहीं है। चुना तो उस सरकार को है जो कह रही है कि 5 बरस तक हम जैसे चाहे वैसे करेंगे। तो क्या बीते 10 बरस में सरकार ने मनचाहे तरीके से इस देश के भीतर काम किया है? इसीलिए यह सवाल जजों की नियुक्ति को लेकर हो या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हो या इस देश के संवैधानिक संस्थानों से हो रहा खिलवाड़ ही क्यों ना हो, या इस देश के तमाम नौकरशाह जो इस देश के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनकी नियुक्ति अगर सत्ता कर रही है तो फिर सत्ता के अनुकूल वो काम करेंगे, इससे इनकार कौन करेगा। लेकिन आज सवाल उसके आगे का है। यह सवाल इस देश को चलाने वाले लोगों से जुड़ा है, और उस लोगों की पूरी फहरिस्त कहीं से निकलती है तो उन्हें एक परीक्षा देनी पड़ती है, और उसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी। 1926 में अंग्रेजों के दौर में यह बनाया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन, और आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद यूपीएससी का जिक्र संविधान में किया गया। आर्टिकल 321 से लेकर 378 के बीच में उन तमाम बातों का जिक्र है कि कैसे इस देश को चलाने वाले नौकरशाहों की परीक्षा यूपीएससी लेगी। लेकिन अगर उस यूपीएससी की परीक्षा को लेकर ही सवाल उठने लग जाएं और यह भी होने लगे कि जो परीक्षा देने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हैं, और उस फ्रॉड को क्या 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार, क्या ऐसा संभव है कि सैकड़ों बार वो पकड़े ना जा सकें और ये होता चला जाए, और इन सबसे पूरी तरीके से अनभिज्ञ यूपीएससी हो? क्या यह संभव है? इस दौर में जो सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंपे गए, जिसमें किसी ने कहा कि हम विकलांग हैं, किसी ने कहा हम गरीब हैं, अगर सब कुछ गलत ही चलते रहा तो फिर ऐसे में वो लोग जो कल को संभालेंगे इस देश को चलाना, वो कितने सही होंगे? यह पहला सवाल अपने जहन में बैठा लीजिए। दूसरा सवाल है कि आखिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें यूपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ जाता है, जबकि अभी उनके 5 साल बचे हुए हैं। मनोज सोनी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देते वक्त या इस्तीफा देने से पहले या उनके अपने अपने कार्यकाल को अगर आप समझें तो उनका जुड़ाव सीधे तौर पर मौजूदा सत्ता से बहुत करीबी का रहा है, और यहां से नहीं बल्कि गुजरात से रहा है। और संयोग ऐसा भी है कि यूपीएससी के भीतर में चेयरमैन के अलावे 10 सदस्य होते हैं जो बोर्ड मेंबर्स कहलाते हैं। इस वक्त 7 बोर्ड मेंबर हैं। उन 7 में से 3 के ताल्लुकात भी मौजूदा सत्ता के साथ हैं। यानी एक क्षण के लिए याद कर लीजिए, इससे पहले हम पूरी की पूरी फहरिस्त आपके सामने रखें, एक क्षण के लिए याद कर दीजिए कि इस देश के कानून मंत्री रिजिजू इस देश के रिटायर्ड जजों से कहते हैं कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव तो हमें लड़ना है, तो जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ मत पढ़ाइए। और बाकायदा सरकार की तरफ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जब इस बात का जिक्र होता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो कम से कम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पारदर्शी हो, जिसमें चुनाव आयोग के साथ साथ इस देश के चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल हों, जिससे लगे कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। लेकिन सरकार कहती है आपका कुछ लेना देना नहीं है, और यह काम सरकार का है, तो अपने तौर पर प्रधानमंत्री उनके द्वारा नियुक्त एक
कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष के नेता के तौर पर जो भी होगा वो शामिल होगा और तीन लोग मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर डालेंगे। और इस देश के भीतर में तमाम ऐसे संस्थानों को अगर आप टटोलते चले जाएंगे तो एक सवाल शुरू में ही अपने जहन में बैठा लीजिए, क्या वाकई जनता जब चुन लेती है किसी सरकार को तो संविधान ने जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की हुई है, हर एक संस्थान को लेकर दूसरे संस्थान से कोई तानाशाही के तौर पर काम ना करने लग जाए, तो वो चेक एंड बैलेंस भी क्या मौजूदा सरकार ने दरकिनार कर दिया, हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया? यूपीएससी की परीक्षा जिससे आईएएस आईपीएस निकलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग निकलते हैं, अलाइड सर्विस से जुड़े हुए बड़े लोग निकलते हैं जिसमें से आईआरएस भी होते हैं। तकरीबन इस बार भी यानी 2023 की परीक्षा देने में 10,16,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। जो परीक्षा देने पहुंचे उसमें 5,92,000 छात्र थे। उसमें से जो कि मेंस की परीक्षा क्वालिफाई कर पाए वो लगभग 14,620 छात्र थे और जो इंटरव्यू के बाद निकल कर आए उनकी संख्या 2,916 है। एक लंबी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से गुजरते वक्त इस देश के भीतर में देश को कैसे चलाना है, इसीलिए यूपीएससी को बनाया गया। लेकिन 2018 में सरकार ने एक और बात तय कर ली। उसने कहा जी नहीं, हम यूपीएससी के ही जरिए, लेकिन हम तय करेंगे कि कुछ प्रोफेशनल्स को हम लेकर आए। और उन प्रोफेशनल्स की भर्ती 2018 से पैरेलल तौर पे शुरू हो गई, यानी जो कल तक आईएएस बन के इस देश में ज्वाइंट सेक्रेटरी होते, उन्होंने सीधे तौर पर नियुक्ति करनी शुरू कर दी। तो आइए आज इस पूरे के पूरे एपिसोड को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह देश चलता कैसे है और इस देश को कैसे चलाया जा रहा है उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। चेयरमैन मनोज सोनी 16 मई 2023 को शपथ लेते हैं और यह अध्यक्ष के तौर पर यानी चेयरमैन के तौर पर नियुक्त होते हैं मई 2029 तक। लेकिन 5 जुलाई को अचानक वो अपना इस्तीफा डीओपीटी भेज देते हैं, जो कार्मिक विभाग है भारत सरकार का, और कहते हैं वो काम करने की स्थिति में नहीं है। वो काम जो करना चाहते हैं वो दरअसल लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो छोड़ना चाहते हैं। एक क्षण के लिए इनके पुराने इतिहास को जरा टटोल लीजिए। 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में सबसे कम उम्र के ये वाइस चांसलर नियुक्त किए गए। तब के मुख्यमंत्री गुजरात में नरेंद्र मोदी थे। 2005 से 2008 तक ये वीसी रहे। 2009 से 2015 तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के इनको वीसी बना दिया गया। 2020 में जब वहां से निकले तो इन्होंने निष्कर्म कर्म योगी की दीक्षा ली और अनुपम मिशन से जुड़ गए और 2023 में यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी इन्हें लेकर आ गए। इसी दौर में अचानक आईएएस पूजा खेड़कर का मामला हर किसी के सामने आया और सवाल उठने लगे, क्या यूपीएससी के भीतर इतना बड़ा फ्रॉड होता है? कोई गलत सर्टिफिकेट देकर अपने आप को उत्तीर्ण कर सकता है? वो गलत सर्टिफिकेट आय को लेकर हो सकता है यानी वो गरीब है, अपनी विकलांगता को दिखाकर हो सकता है यानी सर्टिफिकेट गलत है, चल नहीं सकता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, सब कुछ है, चल भी सकता है, आंखों से दिखाई भी दे रहा है। क्या ऐसे कैंडिडेट भी आ सकते हैं? यानी जितने भी गलत सर्टिफिकेट आ सकते हैं वो सभी आए हैं क्या? अलग अलग माध्यमों से जो हमारी टीम ने पता किया उसमें सवाल 1, 2, 3, 4, 5 का नहीं है। ये सैकड़ों छात्रों के साथ तो नहीं हुआ है और सैकड़ों छात्र इसके जरिए उत्तीर्ण तो नहीं हुए। यानी हर बरस लाखों छात्र बैठते हैं, उसमें से 1,000 से कम आईएएस आईपीएस बन पाते हैं और टोटल लगभग 2-2.5 हजार लोग की नौकरी लगती है। लेकिन उसमें भी फ्रॉड, ये फ्रॉड पकड़ ना पाना और फ्रॉड में शामिल होना, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। लेकिन एक क्षण के लिए दोबारा इस यूपीएससी के भीतर और घुसिए। चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन के अलावे 10 मेंबर जो बोर्ड के थे उसमें से अभी सिर्फ 7 मेंबरान हैं। 7 मेंबरान में से अधिकतर सबको आईएएस आईपीएस होना चाहिए, लेकिन दिनेश दासा हैं। ये गुजरात लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं 1 फरवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक। 2022 के बाद इनको ले आया गया यूपीएससी में। आपके जहन में यह सवाल होगा कि दरअसल दिनेश दासा क्या करते थे, कहां से आ गए? दरअसल
ये एलआईसी के अधिकारी हुआ करते थे और 2005 में प्रधानमंत्री मोदी या उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स या उनके अपने जो कोटरी थी वहां कर उनकी नज़र उन पर पड़ी और उनको फिर एकेडमिक काउंसिल का सदस्य बना दिया गया 2005 में। और 2005 से 2011 तक वो एकेडमिक काउंसिल के बोर्ड मेंबर भी रहे, बोर्ड ऑफ स्टडीज से भी जुड़े रहे, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी जो सूरत में है उसके भी मेंबर हो गए, बोर्ड जुड़े आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जामनगर में है उससे भी जुड़ गए, स्किल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है उससे भी जुड़ गए। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद 2016 आते आते वह गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हो गई। और उसके बाद इस बीच में 2011 से 2015 में उन्होंने गुजरात टूरिज्म को भी संभाला जब वो डायरेक्टर हो गए। और ये गुजरात है, यहाँ आइएगा जरूर, अमिताभ बच्चन जो कहते हैं, ये पूरा आइडिया लेकर वो आए थे। लेकिन बहरहाल ये सदस्य हैं यूपीएससी बोर्ड के। दूसरी सदस्य हैं प्रीति सूडान। प्रीति सूडान 1983 की आईएएस है और ये 29 नवंबर 2022 में यूपीएससी की सदस्य बनी। इनका गुजरात से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भारत सरकार या प्रधानमंत्री की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम 2 है, उस 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम को लाने बनाने या सोच जो थी वह इन्हीं की थी। और वो 2 प्रोग्राम थे, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरा था आयुष्मान भारत। इनको इन्होंने ही बनाया था, चूंकि ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ी रही तो इन्होंने इस रूप में क्रिएट किया, तो वो सरकार के नजदीक आ गई और उसके बाद वह यूपीएससी की मेंबरान बन गई। तीसरे सदस्य हैं विद्युत बिहारी स्वैन। ये गुजरात कैडर 1988 के हैं। 1918 में इनको दिल्ली ले आया गया और कॉमर्स मिनिस्ट्री से जोड़ा गया, उसमें एसईजेड का पूरा इंचार्ज बनाया गया। 2020 में इनको स्पेशल सेक्रेटरी थे, 2021 में सेक्रेटरी होकर एमएसएमई को संभालने लगे, 2023 में 1 जून को ये ज्वाइन करते हैं और यूपीएससी के यह सदस्य के तौर पर हो जाते हैं। सीधे तौर पर यह ताल्लुक हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावे भी 4 लोग हैं, लेकिन इन तीनों का जिक्र करना इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ताल्लुकात सरकार से जुड़ते हैं और सरकार किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के भीतर बोर्ड में जो नियुक्ति होती है वो अपने करीबियों को करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगला सवाल यह, करीबी का मतलब इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित जो पूरी प्रक्रिया यूपीएससी की है, क्या उसे भी खारिज कर दिया जाए? और इस दौर में जो फ्रॉड हो रहा है क्या उसमें कोई शामिल नहीं है? तो पहले जिक्र फ्रॉड का हमारी टीम ने निकाला, उसमें बहुत साफ तौर पर निकल कर आया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देते हैं, यानी चलने फिरने में अक्षम है, और जो उनकी तस्वीरें निकल कर आई उसमें पता चला वो चल फिर सकते हैं। किसी ने अपने आप को विजुअली इंपायर्ड बताया, लेकिन उसके बावजूद भी बिना चश्मा लगे ड्राइविंग करते हुए वो नजर भी आ गए। किसी ने अपने तौर पर जो फेक सर्टिफिकेट होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का वो दे दिया, किसी ने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के जरिए चीज़ों की भर्ती की, किसी ने अपने आप को बताया कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, लेकिन सारी चीज़ें सामने आई तो पता चला सब कुछ ठीक है। किसी ने अपने तौर पर जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और फेक ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, उसको भी दिया गया। और ये तो पूजा खेड़कर ने भी दिया गया, जो पूरा का पूरा प्रक्रिया इस दौर में आई है और यूपीएससी को उनके खिलाफ एफआईआर करना पड़ा। हालांकि यूपीएससी के चेयरमैन का मामला इस फ्रॉड से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें लगभग आधे दर्जन केस इसी दौर में उभर कर आए हैं। और इस दौर में क्या और केस निकल कर ना आ जाएं, या क्या यूपीएससी से जुड़े अधिकारियों की धड़कनें इस दौर में बढ़ी हुई हैं कि जो नियुक्ति, जो परीक्षा, जो तौर तरीके, जो सर्टिफिकेट की जांच, क्या है वो पूरा एक रैकेट है? क्योंकि यह बात बार बार जब सामने आई तो इसमें यह भी कहा गया कि एनटीए प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी जो थे उनको क्यों नहीं हटाया गया। और ध्यान दीजिए, वह भी यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पर चंद दिनों तक रहे हैं। यानी यह भी अपने आप की एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि यूपीएससी के चेयरमैन में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 8 लोग चेयरमैन हो गए 10 बरस के भीतर। जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, डीपी अग्रवाल थी, 2008 में उनकी नियुक्ति हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगस्त के महीने में वो रिटायर हो गए 2014 में। यानी 6 साल वो रहे, लेकिन उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया शुरू होती है उसमें रजनी राजदान आती है, दीपक गुप्ता आते हैं, अलका सिरोही आती है, डेविड आते हैं, विनय मित्तल आते हैं, अरविंद सक्सेना आते हैं, प्रदीप कुमार जोशी आते हैं, मनोज सोनी आते हैं, वह भी इस्तीफा दे गए।
इतनी बड़ी रफ्तार और इस तरीके से रफ्तार, क्या इतने फ्रॉड इस रूप में यहां पर चल रहे हैं जो छुपे रह जाएं, या फिर जनता ने हमें चुना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सोच कल तक तो ठीक थी। कल तक ठीक इसलिए थी क्योंकि बहुमत था और बहुमत के आसरे कोई दूसरा सवाल कर नहीं सकता था। लेकिन इस वक्त बीजेपी अल्पमत में है, प्रधानमंत्री अल्पमत की सरकार को थामे हुए हैं। अगर एनडीए के साथी दलों का हाथ खिंच जाए तो एक झटके में नंबर के हिसाब से सरकार गिर जाएगी। तो क्या जो लोग संभाले हुए हैं अब उनको भी लगने लगा है कि 10 बरस के भीतर जो ताकत का पूरा उपभोग मौजूदा सत्ता ने किया, क्या उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए? या जो जो ताकतवर अपने तौर पर है अब वो क्या नौकरशाहों से कह रहा है, या नौकरशाह समझ गए हैं कि उनकी बातों को नहीं माने तो पता नहीं कब कौन सी फाइल किस रूप में खुल जाए? और यही स्थिति राज्यों के भीतर भी है। यानी राज्यों में नियुक्त जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तो विदेश में चले जाते हैं, लेकिन एक पूरी कतार जो है, क्या अब इनकी फाइल पॉलिटिशियन ही निकालेंगे? पॉलिटिशियंस की ही गड़बड़ी सामने आएगी, या उनके द्वारा नियुक्त किए गए नौकरशाहों की गड़बड़ी सामने आएगी? ये बात आ सकती है। लेकिन इसमें सबसे मौजूद सवाल तो यह है कि यूपीएससी भी मायने रखती है या नहीं रखती है, क्योंकि यूपीएससी के जरिए नियुक्त जो अधिकारी गण होते हैं उनको कहां, किस पद पर कैसे नियुक्त किया जाए, यह सरकार पर होता है। और सरकार ने अपने तौर पर नौकरशाही के जरिए देश कैसे चलता है इसको बाखूबी रखा है। अक्सर राहुल गांधी जिक्र करते हैं कि देखिए 93 या 90 अधिकारी ही जो वरिष्ठ सेक्रेटरीज होते हैं वही देश चलाते हैं, और उसमें कोई भी ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, सिर्फ 3 हैं। इन बातों का जिक्र करते हैं तो एक मैसेज तो साफ है, हर कोई जानता है कि नौकरशाही ही इस देश को चलाती है। उस नौकरशाही के आश्रय ही पीएमओ को बनाया गया, जिसमें पीएमओ के जरिए इस देश के तमाम मंत्रालयों में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और जो हो रहा है उसको कैसे लागू कराया जाए, सब कुछ पीएमओ तय करने लगा। तो एक झटके में मंत्री जो अलग अलग डिपार्टमेंट के थे उनसे ज्यादा ताकतवर पीएमओ में बैठे हुए उनके मंत्रालयों को देखने वाले अधिकारी हो गए। अब उन अधिकारी की नियुक्ति यूपीएससी से ना होकर अगर सरकार खुद करने लग जाए तो क्या होगा? और 2018 में बकायदा सरकार ने इसकी व्यवस्था की कि यूपीएससी देखेगी जरूर, लेकिन सरकार को अगर लगता है कि प्राइवेट क्षेत्र में जो भी प्रोफेशनल शानदार है उसको हम ले लें, तो 2018 से जो प्रक्रिया शुरू हुई, इलेक्शन जो 2024 का हो रहा था उससे ऐन पहले अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो कि प्रधानमंत्री जिसको हेड करते हैं उसकी मीटिंग हुई मार्च के महीने में, और नियुक्ति हुई 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी की, 22 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरीज की। ये मार्च महीने 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। 2018 में 10 ज्वाइंट सेक्रेटरियों की नियुक्ति हुई थी। जो चिड़ियां बैठाते हैं तमाम दस्तावेजों पर, दरअसल वह ज्वाइंट सेक्रेटरी के हाथ में ही होता है, और उनको प्रोफेशनलिज्म के नाम पर लाया जाए या फिर यूपीएससी के जरिए रास्ता सरकार ने निकाला कि उनके अनुकूल ही अधिकारी रहें, ऐसी व्यवस्था पूरी कर ली गई। अब इसके भीतर झांकिएगा तो 2018 में 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी आते हैं, 2019 में 18 आते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर पद पर जिनकी नियुक्ति होती है, मई में 9, अगस्त में 9, 2020 में 8 आते हैं, 2021 में 31 आते हैं, जिसमें 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, 19 डायरेक्टर हैं, 9 डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और 2023 में 17 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरीज की भर्ती होती है। और उसी वक्त 2023 में ही एक और भर्ती लगभग 20 अधिकारियों की होती है, जिसमें 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 16 डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी हैं। कोई भी पूछ सकता है ये प्रोफेशनल लोग आकर क्या करते थे? इनके डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को देखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मिनिस्ट्री, कॉरपोरेट अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, हायर एजुकेशन, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, फाइनेंस सर्विस, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इकोनॉमिक अफेयर्स, कॉमर्स। ये तमाम बातें जो हम बता रहे हैं कि हर मिनिस्ट्री के भीतर प्रोफेशनल्स आते चले गए, जिनको तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख के बीच में पेमेंट होता है, और तमाम बाकी सुविधाएं जो अलग सरकारी सुविधाएं मिलती है आईएएस रैंक के अधिकारी को, वो इनको भी मिलती है, वो एक अलग हिस्सा है। 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं जो इस दौर में सबको समझनी होगी।
एक नियम संविधान से बना और एक नियम जनता ने हमें चुना है, उसके जरिए अपनी बात को कैसे रखेंगे। और हमने मान लिया कि हमको जनता ने चुना है तो हमारे फील्ड के महारत हासिल किए हुए हैं, तो हम जैसे मन चाहे वैसे चलाएंगे। इन दोनों में से क्या ठीक है, यह समझना चाहिए। दूसरी बात, इस दौर में जितने फ्रॉड यूपीएससी के जरिए जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स के जरिए निकल कर आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग लोग जो इसमें आए हैं, इसमें हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया उसमें आईएएस बने 2010 का मामला भी है, 2014 का मामला भी है, 2020 का मामला भी है, 2021 का मामला भी है, और 2023 में तो आईएएस पूजा खेड़कर का मामला सबके सामने आ ही गया है। यानी अगर आप ध्यान दीजिए तो 2010 की प्रक्रिया के भीतर से होते होते आप कहेंगे सरकार तो 2014 में बनी, तो उससे पुराने मामले और 2014, 2017, 2020, 2021, 2022 ये तमाम मामलों की लिस्ट अगर निकाली जाए और जो निकली हुई है एक लिहाज से अलग अलग तरीकों से, जो हमारी टीम ने वहाँ के नौकरशाहों के जरिए जो चीज़ों को समझा और परखा है, वो बताने के लिए काफ़ी है क्या ये पूरा फ्रॉड इस देश को कैसे चलाया जाए उस दिशा में सिर्फ इसलिए है कि नौकरी मिल जाए, या दूसरे तरीके से एक तरफ प्रोफेशनल्स की कतार है, दूसरी तरफ इस देश को नौकरशाही से चलवाना है, और वो सरकार की धारा विचारधारा के हिसाब से चल रहे हों। क्योंकि ध्यान दीजिए, इसमें तो एक व्यक्ति का जिक्र हमने किया जो बोर्ड मेंबर हैं, जो कि गुजरात लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह भी मामला सामने आया कि जो एनटीए से जुड़े हुए हैं, जब व्यापम घोटाला हो रहा था तो वहां पर भी मध्य प्रदेश में उनकी मौजूदगी थी। ये परिस्थिति बतलाती है कि आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स या विचारधारा से अगर जुड़े हुए हैं जो सत्ता के निकट आपको ले जाकर खड़ा कर दे तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, और आप सत्ता के अनुकूल के लिए एक लकीर बनाना शुरू कर दें तो सत्ता उसमें आपकी काबिलियत देखेगी। राजनीतिक तौर पर यह सत्ता में बरकरार रहना और सत्ता के जरिए इस देश को चलाना सही हो सकता है, लेकिन इस देश को लेकर कोई चिंता जनता द्वारा चुनी गई सरकार को है या नहीं है, यह सवाल कौन पूछेगा। दूसरा सवाल, क्या मौजूदा सरकार या मौजूदा सत्ता मेरिट के आधार पर नियुक्ति नहीं करती है, वो अपने पसंदीदा लोगों को लेकर जाती है, और मेरिट किसी देश से अगर गायब हो जाए तो बचेगा क्या। और तीसरी बात, अगर यूपीएससी के भीतर ही फ्रॉड है तो इस देश को चलाने की पूरी प्रक्रिया वही लोग तय कर रहे हैं जो फ्रॉड सिस्टम से निकलकर इस देश में एक बेहतरीन सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उनका बेहतरीन सिस्टम ना सिर्फ फ्रॉड होगा, बल्कि वह इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल अवस्था को भी दरकिनार या खारिज करते हुए एक ऐसे सिस्टम में तब्दील करेगा जहां सिर्फ उस सत्ता की चलेगी जिसको जनता ने चुन लिया, और वो ये मानकर चल रही है कि दरअसल हम सही हैं। नौकरशाही की धड़कनें बढ़ी हुई है, नौकरशाहों से मिलिए वो घबराए हुए हैं। वो कहने लगे हैं जो हो रहा था, जिस रूप में चल रहा था, अगर वाकई फाइल खुल जाए तो क्या होगा। और अगर इस अंतर्विरोध के भीतर जब अल्पमत की सरकार है और इस दौर में किसी ने फाइल खोलनी शुरू कर दी, तब क्या होगा, कटघरे में कौन खड़ा होगा, ये तय उसी जनता को करना है जिस जनता ने चुनी हुई सरकार को ये ताकत दे डाली कि आप संविधान को भी दरकिनार कर दीजिए, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को भी खारिज कर दीजिए, इस देश की स्वायत्त संस्थाओं में भी आप ही की चलेगी, और जो भी नौकरशाह इस देश को चला रहा है वो तभी चला पाएगा जब उसकी नियुक्ति इस देश के सत्ताधारियों के जरिए होगी। तो बचा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।